अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी का। इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज हमारी जिंदगी को असरअंदाज करती हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हमने सिर्फ एक सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर के बाद। उसके बाद हीट कैपेसिटी सेकंड है प्रॉपर्टी, और थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है। तो 5 में से 3 जो प्रॉपर्टीज हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले आपकी बुक में वाटर का इंट्रोडक्शन लिखा है कि वाटर इज मीडियम ऑफ लाइफ, जो है वो वाटर है कि हमारी जिंदगी के जो हमारी जिंदगी है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है वाटर के ऊपर। और अगर आप ये भी देखें कि जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, उन तमाम को जो मीडियम चाहिए होता है काम करने के लिए, वो मीडियम भी कौन सा होता है, वो वाटर होता है। इसलिए कहा जाता है कि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ। दूसरी बात ये आती है कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। अगर हमारी बॉडी के अंदर देखा जाए कि कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, तो उनमें से जो सरे-फहरिस्त होगा वो वाटर होगा। उसके अलावा बाकी ट्रेसेस में बाकी चीजें भी मौजूद होती हैं, लेकिन जो ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट का मतलब है कि बहुत ज्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन सा है, वाटर है। फिर आपकी बुक में रेंज लिखी हुई है कि 65 से 89% वाटर जो होता है वो ह्यूमन 65 से 89% जो वाटर है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है। इसके बाद ये है कि अगर आप सिर्फ इनमें से ह्यूमन बीइंग को देखें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी 20% जो है वाटर वो उसके ब्रेन सेल में पाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस ऑफ द सेल्स आर अकर इन द वाटर। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे कहां पे हो रहे होते हैं, वो इसी में हो रहे होते हैं। अच्छा, बुक में लिखा है कि ह्यूमन टिश्यूज कंटेन 20% वाटर इन बोन सेल एंड 85% इन दी ब्रेन सेल। ये जो 20% है ये होता है बोन सेल के अंदर, और 85% जो वाटर होता है वो कहां पे होता है, वो ब्रेन सेल के अंदर होता है। ये यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि रेंज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर की 65 से 89% है। ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो उसके 2 सेल का जिक्र है यहाँ पे, बोन सेल का और ब्रेन सेल का। बोन के अंदर 20% वाटर है और ब्रेन सेल के अंदर कितना वाटर होता है, 85% वाटर होता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे पानी के अंदर वकूफ पजीर हो रहे होते हैं। इसके अलावा 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे कोट की गई हैं। नंबर 1 ये कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल, के हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, लाइसिस का मतलब है तोड़ना, हाइड्रो का मतलब है पानी की मौजूदगी में। तो मैक्रोमोलेक्यूल जैसा कि प्रोटीन होता है वो टूटती है इसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में। इसी तरीके से ये आप इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से वो टूटती है। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल इन दी फोटोसिंथेसिस। जब आपने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा था तो आपने ये कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दोनों मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन रिलीज। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो वाटर है, ये वाटर यहाँ पे रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल उस चीज को कहते हैं कि जिसके होने की वजह से कोई प्रोडक्ट बनती है, उसे रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस में बनती है, ग्लूकोज इसे कहते हैं। तो इस ग्लूकोज का रॉ मटेरियल क्या है, यही वाटर है। तो यही बात लिखी हुई है कि रॉ मटेरियल इन दी फोटोसिंथेसिस। तो ये था आपका सारा इंट्रोडक्शन वाटर के बारे में, कि जिसमें आपने पढ़ा कि वो मीडियम ऑफ लाइफ है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। कितनी परसेंटेज है, 65 से लेके 89% उसकी रेंज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर आप एक टिपिकल सेल की बात करें, ह्यूमन सेल को आप ले लें, टिपिकल स्पीशीज को, तो उसके अंदर 2 आपने सेल डिस्कस करने हैं, एक बोन का और एक ब्रेन का। हड्डियों के अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो 20% है, और जो हमारा दिमाग है ब्रेन के अंदर 85% पानी होता है। इसी तरीके से वो कहता है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस है वो वाटर की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। फिर मैक्रोमोलेक्यूल, जैसा कि आपके पास इसकी एक एग्जांपल आती है प्रोटीन की। मैक्रोमोलेक्यूल की प्रोटीन जो होती है उसको तोड़ने के लिए भी, उसको हाइड्रोलाइसिस के लिए भी वाटर ही रिक्वायर्ड होता है। तो फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन है, इसके अंदर जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को बनाने के लिए भी जो किरदार है वो किसका है, वो वाटर का होता है। इसी तरीके से ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम मूव करते हैं हमारी पहली प्रॉपर्टी की जानिब, जो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, कि वाटर किस तरह से सॉल्वेंट प्रॉपर्टी का हामिल है।
ड्यू टू पोलैरिटी, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, कि वाटर के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ड्यू टू पोलैरिटी वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। आपने सुना होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जिस तरह की नेचर होती है सॉल्यूशन की, उसी तरह की उसी के अंदर वो अपने अंदर चीजों को अपने अंदर वो हल करवाता है। तो वाटर पोलर कंपाउंड है, तो ये पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर वो इसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। दूसरी बात, आयनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, जब आयनिक सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं आयनिक सब्सटेंसेस को, तो उनका क्या होता है, दे डिसोसिएट, वो बिखर जाते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, वो टूट जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर। जब भी आप किसी भी आयनिक सब्सटेंस को, जैसा कि आप ये देखें NaCl है, जब आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक सब्सटेंस को जब आपने पानी में डाला तो वो डिसोसिएट हो गया, वो टूट गया, किसके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अंदर वो टूट गया। अच्छा, इसके बाद तीसरी बात जो आती है वो है नॉन आयनिक सब्सटेंसेस की। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज ग्रुप डिस्पर्स इन द वाटर। अच्छा, ये जो टर्म लिखी हुई है डिस्पर्स, इसका मतलब क्या है? डिस्पर्स से कंसेप्ट ये है कि जैसा कि मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। आप सॉल्ट लेते हैं और ग्लास पानी के ग्लास के अंदर डालते हैं, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो बिल्कुल पानी के अंदर हल हो चुका है। आप नहीं बता सकते कि इस पानी के अंदर सॉल्ट मौजूद है या इस पानी के अंदर सॉल्ट मौजूद नहीं है। इस तरह से वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, आप एक डिस्प्रीन या पेराडॉल की जो एक गोली सी होती है, आप उसको पानी के अंदर डालें तो आप ये देखेंगे उस पानी के अंदर आपको वो गोली हल तो हो जाएगी, लेकिन आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पे आपको पानी के उस गिलास के अंदर नजर आ रहे होंगे। तो उस जो डिस्प्रीन या पेराडॉल की जो गोली छोटी सी जो टेबलेट होती है उसको जब आप देखेंगे तो आप उसको कहेंगे कि वो डिस्पर्स हो गई है वाटर के अंदर, वो डिसोसिएट नहीं हुई। तो ये कंसेप्ट होता है डिस्पर्स का। तो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस के ऊपर चार्ज ग्रुप होता है, जब आप उसको वाटर के अंदर डालते हैं तो वो डिसोसिएट तो नहीं होते बल्कि वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये था कंसेप्ट डिस्पर्शन का। इसके बाद लिखा हुआ है कि इन ए सॉल्यूशन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस सॉल्यूशन के, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो वो अपने जैसे या और मॉलिक्यूल्स के साथ जब वो मूव कर रहे होते हैं रैंडमली, तो एक दूसरे के साथ वो मिलते हैं तो कोई नई चीज बना रहे होते हैं। आयन एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, वो रैंडमली मूव करते हैं एंड आर इन मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल। और वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब वो मूव कर रहे होते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आकर वो मिलते रहते हैं। दिस इज बिकॉज, इस वजह से है कि ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन इन द सेल अकर इन द एक्वस मीडियम, कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो तकरीबन सारे के सारे रिएक्शन कहां पे हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे रिएक्शन केमिकल जो उनका मीडियम है वो वाटर होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर वो हो रहे होते हैं। तो आपके पास यहां तक ये बात समझ आ गई कि पोलैरिटी की बात पहले हमने पढ़ी, फिर हमने यहाँ पे दो केस स्टडी किए। एक था आयनिक सब्सटेंसेस के बारे में कि उन पे चार्ज आ जाता है जब आप उनको पानी में डालते हैं। फिर आपने दूसरा केस पढ़ा कि नॉन आयनिक सब्सटेंसेस डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा केस, नॉन पोलर ऑर्गेनिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, सच एज फैट्स। अच्छा, ये जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसा कि फैट्स हो गए, ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। अभी लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि वो चीजें जो कि सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं, ये उनके लिए लाजमी है कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल ना हो। अगर वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो गई तो फिर जो स्ट्रक्चर उनसे बनी होंगी फिर वो भी खत्म हो जाएंगी। जैसा कि आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, अगर वो भी उसके अंदर सॉल्युबल हो जाए वाटर के अंदर तो वो भी सॉल्यूशन की तरह की हो जाएगी और उसकी जो अपनी हुइयत होगी वो खो बैठेगी उसको, और एक वक्त आएगा कि वो स्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिहाजा जो चीज सेल का स्ट्रक्चर बनाती है, जिस चीज का सेल के अंदर स्ट्रक्चर रोल होता है, ये बात लाजमी है उसके लिए कि वो सेल के अंदर डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। अगर वो डिसॉल्व होगी तो वो स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसा कि फैट हो गया, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते, एंड हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन इन द सेल। तो लिहाजा वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सेल के अंदर, जैसा कि जो मेम्ब्रेन होती हैं वो फैट से बनती हैं। तो फैट क्या है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक। तो ये हमारे पास तीन चीजें आ गई, पोलैरिटी एक,
नहीं, आयनिक सब्सटेंस 1, नॉन आयनिक सब्सटेंस 2 और नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 3। ये था हमारा जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो आती है हीट कैपेसिटी। अच्छा, हीट कैपेसिटी से मुराद क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड कि कितनी तादाद में, कितनी अमाउंट में आपको हीट चाहिए है तो एक सिस्टम, किसी भी सिस्टम को, कि उसका एक दर्जा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए। मतलब अगर एक चीज का, ये डेफिनेशन भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर मैं कहता हूँ टेम्परेचर किसी सिस्टम का 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस टेम्परेचर को आपने राइज करना है और लेकर जाना है 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट ये अब्सॉर्ब करेगा तो ये टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी। तो इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, कि उसकी कैपेसिटी हीट को अब्सॉर्ब करने की कितनी होती है। तो इसको देखते हैं, वाटर हैज एबिलिटी टू एब्सॉर्ब हीट विद मिनिमम चेंज इट्स ओन टेम्परेचर। कि वाटर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हीट को एब्सॉर्ब करता है, ज्यादा सारी हीट को एब्सॉर्ब करता है, लेकिन अपने अंदर वो चेंजिंग्स को आने नहीं देता। तो इसे अपने टेम्परेचर के अंदर वो चेंजिंग को नहीं आने देता। अच्छा, इसकी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं ये इस डेफिनेशन में। अब ये देखें, अगर मैं ये कहता हूं कि ये हमारे पास एक आयरन रॉड है, सपोज ये वाला, इसको आपने हीट करना है। दूसरी जानिब आपके पास ये वाटर का एक ये बाउल साइज में वाटर पड़ा हुआ है सारा, इसको भी आपने क्या करना है, हीट करना है। आप ये देखेंगे आपने दोनों को इक्वल हीट देनी है। तो आप ये देखेंगे जो आयरन होता है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, और उतनी हीट जब आप वाटर को देंगे तो वाटर जब आप पानी में आप उसको चेक करेंगे या आप उसको फील करेंगे उंगली डाल के या किसी भी चीज से, तो आप ये देखेंगे आयरन ज्यादा गर्म हो गया उसी टेम्परेचर पे जितनी आपने हीट दी। और जब आप वही हीट वाटर को देते हैं तो पानी उतना गर्म नहीं होता। तो वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन, हमने पढ़ा कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन बांड होते हैं। जब ये पानी के अंदर जो बांड है, सपोज ये बांड है, ये बांड होते हैं वाटर के अंदर, ये इस पानी के बाउल के अंदर वाटर है, उसमें ये बांड है। जब आप इसको हीट देंगे तो वो हीट डायरेक्ट इसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी। पहले वो हीट क्या करेगी, वो जो हीट आप दे रहे हो वो इस बांड को तोड़ेगी, इन बांड को तोड़ेगी। तो आधी हीट जो होगी वो तो इधर खप जाएगी बांड को तोड़ने के लिए, फिर जो थोड़ी सी हीट बचेगी उसके बाद जाके पानी गर्म होना शुरू होगा। लेकिन आयरन के अंदर ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्ट वो गर्म हो जाते हैं। तो ये वजह होती है कि पहले H बांड को तोड़ना होता है, आधी जो हीट होती है वो वहां पे डेसिपेट हो जाती है, उसके बाद पानी गर्म। ये सारी बात यहाँ पे आएगी। अच्छा, वाटर हैज एबिलिटी टू एब्सॉर्ब हीट। पानी के अंदर ये खास बात होती है कि वो एब्सॉर्ब करता है हीट को विद मिनिमम चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को तब्दील किए बगैर। बहुत उसके अपने टेम्परेचर में बहुत कम, आपने देखा यहाँ पे कि पानी के टेम्परेचर में बहुत कम चेंजिंग आती है, लेकिन यहाँ पे आयरन वाले केस में जब आपने इसको हीट दिए तो इसके अंदर ये प्लस चेंज आ गई। अच्छा, इसके बाद डेफिनेशन आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या वाटर की, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब ये बड़े गौर से समझनी है कि नंबर ऑफ कैलोरीज यानी कि अमाउंट ऑफ हीट, कितनी कैलोरी कहते हैं, ये यूनिट होती है एनर्जी की। आपने कितनी एनर्जी आपने दी रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए पानी कितना, 1 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास अगर हम इसको ड्रॉ करें यहाँ पे, इसको हम कैसे बयान करेंगे, हम इसको ऐसे कहेंगे कि ये अगर हमारे पास वाटर का बाउल है एक ये वाला, और इसके अंदर ये पानी पड़ा हुआ है, सारा वाटर सारा यहां मौजूद है। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड, इसको कितनी अमाउंट, ये यहां से बर्नर लगा हुआ है नीचे जो इसको हीट दे रहा है, वो वाटर गर्म हो रहा है, कितनी हीट चाहिए होगी इस पानी को। ये पानी कितना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है, 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम पानी का आपने लिया, इसको आपने गर्म किया। हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, कितनी आपको एनर्जी चाहिए होगी इस 1 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए कि फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड, कि इसका टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था तो ये कन्वर्ट हो जाए 16 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर हम इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 डिग्री का फर्क आया। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हम ये कहेंगे कि 1 ग्राम पानी का लिया हमने, उसका टेम्परेचर हमने 1 दर्जा बढ़ाना था, उस 1
दर्जा टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितनी आपको हीट चाहिए होगी, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी से मुराद है 4.18 जूल, 4.18 जूल 1 कैलोरी को कहते हैं। दिस इज बिकॉज, ये क्यों है, मच ऑफ द हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द वाटर, के ज्यादा सारी जो हीट होती है जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो हीट डेसिपेट हो जाती है। कहां पे वो हीट डेसिपेट हो जाती है, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये बात हमने पहले बता दी। इसके बाद हम मूव करते हैं आगे। इंपॉर्टेंस 2 पॉइंट है इसमें, जो वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इस हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर एक्ट एज टेंपरेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिज्म। पानी जो होता है वो टेंपरेचर स्टेबलाइजर के तौर पे काम कर रहा होता है। मतलब कि हमारी बॉडी में भी पानी, अभी हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी है, ब्रेन में 85% है, बोन्स में 20% है, इसकी रेंज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है वो 65 से 89% है। तो चूंकि हमारी बॉडी में मेजॉरिटी पानी की है, इसलिए जो वाटर है वो हमारा टेंपरेचर स्टेबलाइजर के तौर पे काम कर रहा है। यानी कि आप अगर एसी वाले रूम से डायरेक्ट बाहर गर्मी वाले माहौल में जाएंगे तो यकदम से टेंपरेचर चेंज हो गया, लेकिन आपकी बॉडी आस्ता आस्ता रिस्पॉन्ड करती है गर्मी को भी और आस्ता आस्ता रिस्पॉन्ड करती है सर्दी को भी। तो आपकी बॉडी जो होती है उसमें जो पानी है वो टेंपरेचर स्टेबलाइजर के तौर पे काम कर रहा होता है। टेंपरेचर को स्टेबलाइज करता है, उसको मेंटेन करता है। प्रोटेक्ट द लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंज। तो अचानक से यकदम से कोई भी थर्मल चेंज, हीट स्ट्रोक या इस तरह का केस बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप गर्म माहौल से ठंडे में जाएं तो फौरी तौर पे आपकी बॉडी में रिएक्शन हो सकता है कि आप मर भी जाएं। तो इसलिए जो आपकी बॉडी के अंदर हीट जो स्टेबलाइज कर रहा होता है ये वो वाटर होता है। अच्छा, आगे मूव करते हैं लास्ट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की। बहुत आसान सी है। आयंस कहते हैं कि वाटर जो होता है जब आप वो टूटता है तो वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको नजर आ रहा होगा। वाटर जब टूटा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में तब्दील हो गया। वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ये पानी उसमें कन्वर्ट हो, इन दो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल बट एन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। ये जो रिएक्शन है ये वाला, अब आप ये देखें कि ये रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन आगे भी जा सकता है, ये आयन जुड़ के वापस वाटर भी बना सकते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री, यानी कि रूम टेम्परेचर की जब आप बात करें, at 25 degree centigrade, the concentration of each H positive ion and OH negative ion in a pure water is about 10 इसकी पावर -7 मोल पर लीटर। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखेंगे तो कंसंट्रेशन अगर आप चेक करें H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की, इन दोनों की तादाद अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की तादाद कितनी होती है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ये एमसीक्यू इसके एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रूम टेम्परेचर पे जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। इसके बाद वो कहता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो होते हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं एंड टेक पार्ट इन मेनी ऑफ द रिएक्शन दैट अकर इन सेल। इससे क्या मुराद है, ये जो आपने भी पढ़ा कि H2O जब टूटता है तो अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये जो दोनों आयंस होते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, कहीं कहीं पे ये एसिड्स और बेस का जो बैलेंस होता है, आपकी एसिडिक और बेसिक जो मीडियम होता है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जो OH नेगेटिव आयन है ये बेसिक कैरेक्टर की आपका हामिल है और H पॉजिटिव जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर का हामिल होता है। तो ये दोनों एसिडिक और बेसिक जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब एक इसको समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने वाटर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। रेंज ह्यूमन सेल में ब्रेन और बोन की हमने वो सेल को लेके पढ़ा कि उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी होती है। उसके बाद हमने ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल और रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पानी वहां पे इन्वॉल्व होता है। देन हमने सॉल्वेंट प्रॉपर्टी को तफसील से पढ़ा, इसमें 4-5 पॉइंट आते हैं। फिर आपने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की डेफिनेशन पढ़ी। फिर आपने इंपॉर्टेंस पढ़ी कि हीट कैपेसिटी में जो वाटर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। और आखिर में आपने आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वाटर आयोनाइज होता है अपने आयंस के अंदर और उनकी तादाद क्या होती है। और फिर आपने आखिर में ये पढ़ा कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो आयंस होते हैं उनका फंक्शन हमारी बॉडी में क्या है कि वो बेशुमार एसिडिक और बेसिक जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।